नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे पास बड़े अंदर की खबरें हैं। हमारे अंदर की खबरें हैं और वो ट्रंप के इनॉग्रेशन से संबंधित भी हैं। और ट्रंप के इनॉग्रेशन में क्या-क्या हुआ, पीठ पीछे क्या हुआ? जयशंकर जी ने क्या किया, वो मार्को रूबियो ये वो सब क्या कर रहे थे, और हमारे भाईजान लोग क्या कर रहे थे, और हमारा वो कौन है वो चिकवा बांग्लादेश वाला, वो क्या कर रहा था, इत्यादि, इत्यादि। और फिर बाद में एक विहंगम दृष्टि भी देंगे। तो आइए, हमारे साथ है सुमित पीर जी आज, और आपको ये बता दें कि आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप वीडियो को लाइक भी कर लें, और आप ये देखें लेटेस्ट इस ब्रांड की मर्चेंडाइज़ अब अवेलेबल है आप यहाँ पे। पोलो टी-शर्ट्स हैं, मग्स हैं, और भी अन्य हैं। विंटर वाला भी अभी सामान पड़ा हुआ है, चाहें तो ले लें। तो सुमित पीर जी, स्वागत करता हूँ आपका। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, और शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। अब ये बताएँ कि साहब, ये बड़ा हंगामा हुआ, ट्रंप का उद्घाटन हुआ, ट्रंप ने 100 एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स चेप दिए, और बातें तो वो आपको पता ही है, वो करता ही है, और उसका रेजिस्टेंस भी शुरू हो गया विद इन अमेरिका। अवश्य। हाँ जी, और भी कुछ-कुछ वो बोलने में तो उनका आगा-पीछा तो सोचता ही नहीं है अगला, क्या बोल रहा है। तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन जब एक चीज़ मैंने देखी, उसकी भी आप चर्चा कर लें, लेकिन पहले जो है, सबसे पहले जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि साहब, हमने एक फ़ोटो देखी कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, वो ट्रंप जहाँ खड़ा था उसके ठीक सामने बैठे हुए थे, जी। फ्रंट रो में, और हेड्स ऑफ स्टेट के बीच में, बिल्कुल ठीक सामने। फिर वो शहबाज शरीफ साहब ने उनको ट्विटर पे फिर से बधाई दे दी। अब ट्विटर उनके यहाँ बैन है, फिर भी बधाई दी। वीपीएन से। हाँ, वीपीएन, वो इल्लीगल काम करते, वीपीएन से ट्विटर ऑपरेट करते। जब जीता था ट्रंप तब भी बधाई दी थी, अब फिर बधाई दे दी वही वीपीएन के थ्रू। और हमें ये बताया गया, जो कि मज़ाक चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, कि साहब उनके 2 अ, जो बड़े आला हज़रात हैं, यानी कि एक तो उनके वज़ीर दाखिला हैं उनके, यानी होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। जी। वहाँ तो अध्यक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। अब कहते हैं कि साहब कि वो भी गए थे साहब, वो इनॉग्रल बॉल में थे। उनके फ़ोटो भी आए साहब, तो वो फ़ोटो जो थे वो आया उनका कि यूके की एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ में। और बिलावल साहब का भी फ़ोटो आया, वो लाइन में लगे हुए थे। बाद में पता चला कि वो जो इनॉग्रल बॉल थी, जिसमें आपने पन्नू को भी देखा होगा, तो ये इनॉग्रल बॉल में टिकट खरीद के लोग शामिल हुए थे। तो इन लोगों ने टिकट खरीदे और वहाँ गए, और बड़ी कोशिश की कि साहब किसी के भी साथ में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी के साथ में उनकी एक फ़ोटो आ जाए। लेकिन फिर बाद में लोगों ने फ़ोटो वायरल कर दी इस तरह की, जिसमें ये पता चला कि साहब ये लोग तो लाइन में लग के गए थे, वो पन्नू वाले रो में ही बैठे हुए थे। शायद पन्नू के साथ ही बैठे हुए थे। सर सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ करते हैं। आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है। देखिए अगर दुनिया में कहीं बात हो रही हो, देखिए इवेंट छोटा हो बड़ा हो, कोई भी इवेंट हो सर, 2 तरह के प्राणी आपको हर जगह मिलेंगे। पहले तो भिखारी, क्योंकि जब भी कोई बड़े इवेंट होते हैं तो भिखारी आ जाते हैं, उनकी दाल रोटी मिल जाती है, और कुछ किन्नर समाज के लोग भी अधिकतर इन इवेंटों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका भी विचारों की आजीविका यहीं चलती है। यहाँ जिन महान विभूतियों का आपने नाम लिया, ये दोनों कैटेगरियों में फिट होते हैं, पहला और दूसरा। तो ये दोनों कैटेगरी के ये जो 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इनको दोनों को मीट करते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप तो समझ ही गए होंगे कौन कहाँ फिट होगा। तो ये जो पाकिस्तानी थे, देखिए ये दुनिया में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता, कुछ होता है, या तो ये भीख मांगने पहुंच जाते हैं, या अपना
जो भी करने पहुंच जाते हैं किन्नर समाज के लोग, वो ये करने पहुंच जाते हैं। तो अब ये जो बिल्लो है, ये वहां लाइन में लग के टिकट ले रहा था, यार हम भी कहीं बैठे, हमें भी कहीं बुलाए। यहां परिस्थिति ये है संजय सर, हमारे डॉक्टर साहब जो सबसे पहली रो थी राइट में कॉर्नर सीट, उनको दी गई थी उसके लिए, बिल्कुल ट्रम्प के बिल्कुल सामने, मतलब जो भी स्टेज पे था सबसे पहले नजर आ गई थी डॉक्टर साहब पे थी, जिसपे काफी चर्चा हुई। इट इज एलिवेशन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, ये बेस्ट सीट थी या सबसे ऊंची सीट, बेस्ट मोस्ट प्लेस बेस्ट सीट, वो हमारे विदेश मंत्री को इन्होंने दी। अगर मैं आपको यहाँ पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान को जो बाप चीन है, इन्होंने शी जिनपिंग के बाद जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर उसके साथ पूरी डेलीगेशन भेजी, और चीनियों के फोटो भी नहीं है, सामने की सीटों में दिखे ही नहीं। डॉक्टर साहब पहली सीट में थे, जापान के विदेश मंत्री तीसरी सीट पे बैठे थे, तीसरी लाइन की सीट, तीसरे रो में, तीसरी रो सीट में पे बैठे नहीं, थे, थर्ड रो तीसरे में थे रो वो। में, बिल्कुल, और बीच की सीट में थे। अगर मतलब, और जहां चीनी डेलीगेशन को शी जिनपिंग के डिप्टी को नहीं पूछा जा रहा, उनकी मतलब की फोटो नहीं चमक रही, वहां उनकी रखेल पाकिस्तान और उसके दो नमूने, वो तो टिकट खरीद के जाएंगे ना। देखिए ये मिलने गए थे पन्नू से। और आपने कहा ब्रिटिश की एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, मैं आपको याद दिलाऊं, जब ट्रंप लास्ट टाइम ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने दो चीजें बोली थी। एक बोला था वो जो है ना पाकिस्तानी मेयर, क्या नाम है उसका, साजिद खान या जो भी नाम है उसका, खान जो है, उसको बोला था स्टोन हार्टेड लूजर, और टेरेसा मे को इसने फूलिश बोला था। तो अब ये अगर टेरेसा मे के साथ बैठे थे जो एक्सपर्ट, तो मैं आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि ऐसे लोग उनके साथ ही बैठते। मैं ट्रंप की शब्दावली बोल रहा हूँ, ये मेरी शब्दावली नहीं है। तो ये जाके बैठे थे अपने अलायंस पार्टनर पन्नू के साथ, पन्नू भी वहां बैठा था, ये भी वहां बैठे थे, क्योंकि दोनों का भविष्य खतरे में आ गया, दोनों की का दाना पानी बंद हो रहा है, दोनों का काम खत्म हो रहा है। देखिए ट्रंप के आने से पहले जो रिपब्लिकन सेनेटर ने एक अधिवेशन चलाया था, जो पाकिस्तान को मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन स्ट्रेटेजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन नेटो अलाय का दर्जा जो था वो रिवोक कर दो, वो हो गया। ट्रंप ने लास्ट टाइम में इनको मिलिट्री एड बंद कर दिया था। अब जो F-16 के अपग्रेड की बात हो रही थी वो नहीं होगा। IMF में कर्जा मिलने पे प्रतिबंध आ गया। तो ट्रंप के आने के बाद इनकी सितारे और गर्दिश में जाएंगे। और ट्रंप को सच चाहिए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये नहीं देंगे तो उन्हें वो बलोच लोग दे देंगे। क्योंकि अगर आप ट्रंप की पूरी रूपरेखा देखें तो उसने पूरी ईरान की घेराबंदी करने का कार्यक्रम तो शुरू कर दिया। वो मैं अब आगे उस पर बात करेंगे, सऊदियों से भी बात हुई है, इजराइल से भी बात हुई है, इस परिप्रेक्ष्य में वो सब मैं उस पर बात करेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की ज्यादा यूटिलिटी उसके पास रहती नहीं है। तो पाकिस्तान तो बस वहां गया, अपना फोटो वोटो खिंचवा लिया उन्होंने, भाई हम भी खड़े थे यहाँ पे, मतलब जो। और उसके बाद मैं मार्को रूबियो की बात करूंगा। कल मार्को रूबियो ने क्या किया, सबसे पहला अपना इंटरनेशनल जो उन्होंने 1-to-1 बायलैटरल किया, डॉक्टर जयशंकर के साथ किया। पूरी दुनिया में 200 प्लस कंट्रियों में जो सबसे पहला विदेश मंत्री जिनके साथ उन्होंने बायलैटरल किया, डॉक्टर जयशंकर। दूसरा फर्स्ट इंटरनेशनल जो उनका एंगेजमेंट था वो था क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, जहां ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे, जापान के थे डॉक्टर साहब तो ही, और मार्को रूबियो अमेरिका के हो गए। इन्होंने किया और उसकी फोटो वोटो बाकायदा इन्होंने ट्वीट की। तो अमेरिका जो एक सिग्नल दे रहा है, भारत को एक हाई टेबल दे रहा है, भारत को एलिवेट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बहुत जरूरी है कहना सर, जब कांग्रेस का राज होता था, आप देखिए 20-30 साल पहले, इंडिया पाकिस्तान एक ब्रथ में, इंडिया पाकिस्तान पेंटिंग विद द सेम, इंडिया मतलब दाएं बाएं, इंडिया पाकिस्तान। फिर धीरे धीरे जब मोदी जी आए तो मतलब इंडिया और पाकिस्तान, धीरे धीरे पिछले 5-6 सालों में ये हो रहा था चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। बीच में यूपीए के टाइम में इसको चिंडिया भी कहते थे, चाइना इंडिया का कॉमन फॉर्म निकाला था। आज मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर जयशंकर साहब के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ, इंडिया यहाँ है, चाइना यहाँ है। इंडिया चाइना भी अब आप एक ब्रेथ में नहीं ले सकते, दे आर नॉट सेम। इंडिया का स्टेचर यहाँ है, चाइना का आज स्टेचर यहाँ है, ग्लोबल स्टेज पे, वर्ल्ड स्टेज पे। आप इसको एक नॉर्मल पोडियम या फोरम मत समझिए, ये जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा स्टेज था। वहां दुनिया के हर एक बंदे की नजर थी सर। यूके वाले मिसिंग थे, जर्मनी वाले मिसिंग थे, फ्रांस वाले मिसिंग थे, मतलब ऐसे जो उनके खास पार्टनर है, साउथ कोरिया वाले नहीं दिखे। जो इनके खास पार्टनर थे उन सबको दरकिनार करते हुए डॉक्टर जयशंकर और भारत का जो सम्मान हुआ है, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग हो, फर्स्ट बायलैटरल हो, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर का एंगेजमेंट हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, एवरीवेयर अमेरिका आपको कह रहा है कि भाई हम नेगोशिएशन करने को तैयार हैं। देखिए आजकल जियोपॉलिटिक्स में आपको ये नहीं मिलता आप डिजर्व क्या करते, आपको ये मिलता आप नेगोशिएट क्या कर सकते हो। हम नेगोशिएट करने को तैयार है। और मैं दर्शकों को यहां बता दूं, आप ओबामा और बाइडेन के 2 टर्म थे,
उससे पहले चाइना के नंबर देखिए, उसके बाद चाइना के नंबर देखिए। 8 साल में बरकत हुसैन ओबामा ने दुनिया भर की वेल्थ चाइना के दरवाजे पे लाके रख दी। चाइना के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए उसने, क्योंकि उसको खुंदक थी अमेरिका से, उसको खुंदक थी क्रिश्चियनों से, उसको खुंदक थी कि मेरे बाप के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मैं मुसलमान हूं, मुझे अच्छी तरह से लोग नहीं मानते। जबकि वो अलतकिया बोलता मैं प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हूं, वो तो खैर बकवास करता हूं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब चाइना ने 8 सालों में अपना काया पलट बदल दिया, मुझे लगता भारत के पास वो अवसर अभी है। 4 साल, मोदी जी के पास पूरे 5 साल, लगभग पौने 5 साल है, ट्रंप साहब के पास 4 साल है। तो इन 4 सालों में, और आने वाला है उसके बाद भी वेनिस ही आएंगे, इन 4 सालों में भारत के पास वो अपॉर्चुनिटी है, भारत कहीं का कहीं निकल सकता है। और अगर हमने आने वाले 4 साल फिर रिपब्लिकन रहे, वेनिस के साथ भी, वांस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहे, तो हो सकता है कि 8 साल में भारत में वही दौर आएगा जो चाइना में ओबामा के टाइम में आया था। बट यह ओबामा का भी इरादा खराब था और चाइना का भी इरादा खराब है। या फर्क ये है, हमारा इरादा भी अच्छा है, अमेरिका का भी इरादा अच्छा है, ट्रंप भी राष्ट्रवादी, मोदी जी भी राष्ट्रवादी है। अगर इस चीज का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए, बहुत क्लियर स्टेज पे, दुनिया के स्टेज पे आपको सिग्नल है, आप आओ सर। जहां यूके, फ्रांस, जर्मनी को पूछा नहीं जा रहा, जहां साउथ कोरिया को कोई नहीं पूछ रहा, वहां इन भिखारी पाकिस्तानियों को और वो कंगलिस्तान वालों को कौन पूछेगा? ये जो होता है, ये वो तो टिकट लेके बैठने वालों में पन्नू के साथ गुफ्तगू कर रहे होंगे बैठ के। तो आपने एलाई पन्नू से मिलने गए थे ना, इनको वहां किसने बुलाया? ये तो एलाई पन्नू से मिलने गए थे। अब ये सवाल ये कि जहाज में ये प्राइवेट जहाज लेके गए थे या इकोनॉमी क्लास की टिकट लेके गए थे? उसमें भी सवाल ये किसका क्रेडिट कार्ड चुराया था। देखिए क्रेडिट कार्ड में भी पैसे नहीं होंगे उनका, वो भी किसी गोरे वोरे का क्रेडिट कार्ड चुरा के एयरलाइन को पैसे दिए होंगे। तो आपने पीछे कार्टून भी देखा होगा संजय सर, एक पाकिस्तान एयरलाइंस को शायद यूरोप में फिर से इनको बैन कर दिया गया था, यूरोप फ्लाई करना अलाउ कर दिया। तो इन्होंने एक ऐसा ऐसे निकाला पोस्टर, एक आईफिल टावर, वी आर कमिंग। मैंने कहा अरे 9/11 9/11 अरे ओवरटोक देंगे। मतलब यार 9/11 वाला पोस्टर क्यों बना रहे हो? तो इनको इनको देखिए, बाकी भिखारी जाएंगे, कुछ खाने पीने की बात करेंगे, बट पाकिस्तान का सितारा खराब है। और आप देखिए ट्रंप ने अब तक, या ट्रंप के किसी भी मंत्री संतरी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, एक चवन्नी का मेंशन नहीं है। भारत की इतनी इज्जत, भारत का इतना रुतबा, चाइना को मतलब कोई पूछ नहीं रहा, चाइना को नहीं पूछ रहा, उसकी रखेल पाकिस्तान को कौन पूछेगा? मतलब ये स्नब चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए है। और इनको बोला भाई देखो, हम भारत के साथ अब आने जाने वाले हैं, भारत को, हाँ भारत को ईरान पे कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, ईरान में दे विल पुट वेरी टफ कंडीशंस। आप वैसे भी 2 बिलियन का व्यापार है ईरान के साथ, कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, हम वो कॉम्प्रोमाइज कर, छोटा मोटा कुछ नहीं है, बिल्कुल चिल्लर। कुछ नहीं है सर, 2 बिलियन है ले दे के, क्या उसके लिए परेशान होना? और ये कॉम्प्रोमाइज हमें करना होगा, क्योंकि मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर हमने इसको कैश कर लिया 4 सालों में, हम वो कर पाएंगे जो पिछले 8 सालों में हमने नहीं किया। तो दिस इज अवर टाइम, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर चीजें अब दिख रही है। दे हैव सेट द बॉल रोलिंग, अब हमारे हाथ में, हम इसको कितना पकड़ते हैं। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम बात करेंगे। 2 चीजें और हुई है ट्रंप के जो बड़े बड़े फैसले थे, उस पर भी हम बात करेंगे। 2 डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हुई है। पहले ट्रंप ने फोन किया एमबीएस को, एमबीएस को, अपने सऊदी अरबिया वाले को, पहला कॉल किसी इंटरनेशनल को किया एमबीएस को। और कॉल में क्या हुआ, इसकी रूपरेखा बता देता हूं सर आपको। कॉल में ये हुआ, भाई आने वाले 4 साल में, आने वाले 4 साल में तू $600 बिलियन लगाएगा अमेरिका में, हमसे हथियार खरीदेगा, हमारी इकोनॉमी में $600 बिलियन डालेगा, इन रिटर्न ऑफ दैट वी विल गिव यू प्रोटेक्शन। अब यहां बात होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम ए म्यूचुअल एनिमी। अब यहां म्यूचुअल एनिमी की बात हुई है। म्यूचुअल एनिमी अगर आप देखेंगे अमेरिका का, और अगर आप देखेंगे यूएस का, इस रीजन में एक ही है, वो है ईरान। तो सीधी सीधी बात हुई, 600 बिलियन दो, हमारे यहाँ 600 बिलियन डालो। हाँ, खित्ते में, हाँ, तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो मतलब सीधा सीधा ट्रम्प कह रहा भाई 600 बिलियन डाल, तुम हमें डॉलर दो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर। और ट्रम्प ने कहा कि भाई ये 600 बिलियन की जो डील होगी, दिस विल बी पार्ट ऑफ अ मेगा डिफेंस डील। इसी पे डिफेंस डील होगी अगर ये 600 बिलियन तू बोल रहा है। उसने कहा, अब एमपीएस कह रहा मिनिमम 600 बिलियन, आई कैन डू इट मोर, मतलब 600 बिलियन तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, आई कैन डू इट मोर। तो पहले तो इनको ये बात की। फिर दूसरी कल खबर आई शाम को कि भाई इजराइल में थोड़ा हड़कंप मच गया। इजराइल कह रहा क्या ट्रंप ने एग्रीमेंट तो नहीं कर दिया सऊदी के साथ कि एक पैलेस्टीन स्टेट बनेगा? और ये फिर बेंजामिन नेतन्याहू का क्लैरिफिकेशन आया, कह रहा नहीं ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ऐसी हमने कोई गारंटी नहीं ली है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इजराइल में ये पैलेस्टीन स्टेट बनने की ऐसी कोई संभावना नहीं है। दिस इज बिटवीन अमेरिका एंड दिस
तो देखिए ट्रम्प बड़े ट्रांजिशनल है, और मैं आपको बता रहा हूं संजय सर, टाइम आ गया है अब हमें क्वाड का भी मिलिट्री चार्टर लिखना पड़ेगा। क्वाड में भी मिलिट्री चार्टर नहीं है, एंड ट्रम्प डजंट वांट टू वेस्ट टाइम की दाएं की बात करके बाएं की बात करके। ट्रम्प मिलिट्री चार्टर ऑफ क्वाड का डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक को अपना रोल करना पड़ेगा। और अभी खबर आई है कि ज़ेलेंस्की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था, इतना बौखलाया हुआ है, वो कहता भाई यूरोप तुम अपनी डिफेंस की तैयारी करो, और अगर तुम्हें अपने जीडीपी का 5% 5% तक लगाना पड़े डिफेंस के लिए लगाओ, तुम अमेरिका पे आश्रित नहीं रह सकते डिफेंस को लेके। और जब देखो हमारा क्या हाल किया इसने। हाँ देखो हमारा क्या हाल किया, हमारी वाट लगा दी। और जब ज़ेलेंस्की से पूछा गया, कहता भाई, जब ट्रम्प से पूछा गया कि आप इसको, इस पे जो वेपन्स जा रहे हैं, क्या उस पे एम्बार्गो लगाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ ये संभावना है। ही हैज नॉट सेड कि नहीं, उन्होंने कहा हाँ ये संभावना, हम प्रतिबंध लगा सकते हैं इस पे। और उन्होंने कहा भाई ये लड़ाई वड़ाई रोको, ये लड़ाई तो शुरू होनी नहीं चाहिए थी। अब यूरोप में अभी गेमिंग के सिनेरियो बन रहे हैं सर। गेमिंग का सिनेरियो मतलब अगर ट्रम्प ने ये टैरिफ लगा दिया तो क्या होगा, अगर ये टैरिफ लगा दिया तो क्या होगा, अगर ये चीज कर दी तो क्या होगा। क्योंकि ट्रम्प ने कल एक चीज अच्छी बोली, कह रहा भाई चाइना के साथ हमारा 600 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, तो चाइना एक एब्यूजर है, पर तुम कौन से अच्छे हो, ये यूरोपियन यूनियन को बोला। कहते क्या हुआ, कहता $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आपके साथ है, हम आपसे खरीद रहे ना, हमसे गाड़ियां खरीद रहे हो ना, हमारा फ्रूट खरीद रहे हो ना, हमारा टेक्सटाइल ले रहे हो ना, स्टील ले रहे हो ना, एल्युमिनियम ले रहे हो। तो भैया एक बात बताओ, हम अरे तो तुम्हें भाई साढ़े वो जो गाड़ियां बनाते हैं वो तो ट्रांसजेंडर गाड़ियां बनाते थे अभी तक, तो कौन खरीदता उनसे। अच्छा उसका स्टीयरिंग बीच में होता है ना, राइट ना लेफ्ट बीच में। तो वो ट्रम्प ने बोल दिया भाई देखो तुम ये कर लो। आज इन सबकी मीटिंग हुई है सर, सबकी मीटिंग हुई है, बोला भाई अब देखो ये $350 बिलियन का चपत है, कह रहा तेल हमसे खरीदो, ऑयल एंड गैस खरीदना हमसे खरीदो, और हमें ये $350 बिलियन का जो डेफिसिट है इसको कम करना। ये मतलब अभी ये एमबीएस वाली कॉल, ये इजराइल वाली और यूरोपियन यूनियन वाली, ज़ेलेंस्की वाली, ये कुछ जो लेटेस्ट चीजें अभी तक आई हैं इसके बारे में ये चीजें बात बोल रहे हैं। और हाँ, अगर हम बात करें संजय सर कि ट्रम्प के आने के बाद मेजर चेंजेस, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे मेजर चेंजेस ट्रम्प ने क्या क्या किए। देखिए पहला चेंज जो था, 8-10 चेंजेस है जिनको मैं गिना सकता हूँ, 10 चेंजेस मेजर है, वैसे 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसने साइन किए हैं। अब फर्स्ट मेजर चेंज है कि भाई बॉर्डर पे जो मैक्सिको का, यह इमरजेंसी कर दी है, 10,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय हो गए हैं, 1,500 यूएस मरीन्स और डिप्लॉय होंगे। तो वहां करीब करीब जो बॉर्डर की फेंसिंग वगैरह उसको फटाफट रिपेयर किया जाएगा। चार पार्ट ऐसे हैं जिनको मतलब जहां से ये सारे इलीगल्स आते थे उनको फौरन दे बेशतर रिपोर्ट रिपेयर किया जाएगा। वहां इनकी परमानेंट डिप्लॉयमेंट होगी यूएस मरीन्स की, और कोई भी इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट जो है अब थ्वाट किया जाएगा। पहला बात, एक ऐप होती थी इनके यहाँ जिसमें आप ना कहते मैं इलीगल हूं, मैं आना चाहता हूँ, बॉर्डर वाला कहता अच्छा नाम पता दे अंदर घुस जा, उस ऐप को डिसबैंड कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितने भी मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स हैं इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, और यूएस मरीन्स को और यूएस बॉर्डर गार्ड को और यूएस आर्मी को हैज फुल राइट्स टू टेक द आउट। क्योंकि जैसे आप इनको आतंकवादी घोषित करोगे तो अगर आप इनको मार भी दोगे या इनको डिसमेंटल करोगे, आप पे कोई केस वेस नहीं बनेगा, इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, टेरिफ टेरिफ टेरिफ, अगर तुम मेरे साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं बनाओगे भाई मैं तुम पे टेरिफ लगाऊंगा। ये तीसरा चीज मेजर चीज किया है, जिसमें दो बड़ी चीजें हैं, 25% टेरिफ कनाडा पे, 25% मैक्सिको पे और 10% चाइना पे। ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। देखिए 25% कनाडा पे, 25% मैक्सिको पे। कनाडा का सर 90% जो एक्सपोर्ट, 10% वो देना, वो भी समझाता हूँ क्यों, मुझे पता था आप जरूर ये प्रश्न पूछेंगे इसलिए मैं खुद ही मैंने कहा ये वो समझाता हूँ सर। जो 25% जो कनाडा का 90% एक्सपोर्ट है वो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यानी कि उनके पूरे एक्सपोर्ट पे 25% का टैरिफ लग गया। अब मैक्सिको पे लग गया 25, ठीक है, मैक्सिको का भी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है। ये क्या था, देखिए अभी क्या था, ये जो दाम बढ़ेंगे ये कौन झेलेगा। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों किया, ये आपको मैं बताता हूँ। ट्रम्प कह रहा दो चीजें है मेरी बोन ऑफ कंटेंशन, कह रहा पहला मेरा बोन ऑफ कंटेंशन है भाई तुम्हारे यहां से दुनिया भर के इलीगल अमेरिका में घुस रहे हैं, कनाडा के रास्ते और मैक्सिको के रास्ते, तुमने बॉर्डर खोल दिया अपने, तुमने यहाँ फर्जीवाड़ा कर दिया। दूसरी बात, चाइना से फेंटेनिल आ रहा है तुम्हारे रास्ते,
और तीसरी बात, चाइनीज ने क्या कर दिया, उन्होंने उठा के मैक्सिको में अपने जाके कारखाने लगा दिए, माल लगभग आधा चाइना में बनता है, मैक्सिको में असेंबल कर दिया, ठप्पा लगाया, मेड इन मैक्सिको डाल के अंदर कर दिया। अब चीनियों ने कहीं $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी मैक्सिको में। मैक्सिको से जब आप एक्सपोर्ट करते हो अमेरिका में सर, अभी 4% टैरिफ लगता था, मात्र 4%। तो अब क्या हुआ था, आपको याद होगा जब ये कहानी शुरू होती कुछ साल पहले, जब ओबामा था, ओबामा ने चाइना से जो भी एक्सपोर्ट होगा अमेरिका, उस पर मोस्ट फेवर्ड नेशन देके 2.5% का टैरिफ लगाया, मात्र 2.5% का टैरिफ। उस टाइम में चाइना ने कहते हैं ना नोट कूटा है लिटरली। उसके बाद ट्रंप आए, उन्होंने कहा भाई ये नहीं चलेगा, इस टर्फ को उन्होंने कर दिया 25%, 25 कहीं कहीं 30% भी है। चीनियों ने क्या किया, फिर बाइडेन के टाइम में ये कारखाने उठा के डाल दिए मैक्सिको में, कुछ थोड़े बहुत कनाडा में, मैक्स मेजॉरिटी मैक्सिको में, क्योंकि मैक्सिको से जो अमेरिका जाएगा 4% पे जाएगा। उन्होंने तरीका ढूंढ लिया इस टैरिफ को बाईपास करने का। अब ट्रंप ने क्या कर दिया, कह रहा कोई बात नहीं, मैक्सिको पे 25% टैरिफ, तो अब चाइना से करो या मैक्सिको से करो 25% लगेगा, कनाडा से करो 25% लगेगा, पहले ये बात। अब दूसरा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, भाई ये चाइना पे 10% क्यों? देखिए चाइना पे भी 25% टैरिफ तो है, ये 10% 35 हो गया। एक सर पीटीएनआर स्टेटस होता है, जिसमें अमेरिका ये बोलता है अगर आपके हमारे साथ नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस हैं तो वी विल हैव अ पीटीएनआर स्टेटस विद यू। अगर आपने हेरा फेरी की, विल रिवोक दिस पीटीएनआर स्टेटस। पीटीएनआर स्टेटस रिवोक करते ही 50% सीधा सीधा टैरिफ लगता है। तो ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में अगर शी जिनपिंग लाइन में नहीं आता और ये हरामखोरी और जितनी हरकतें कर नहीं छोड़ते चीनी, तो इन पे 60% टैरिफ लगने वाला। 10 लगा दिया, 25 ऑलरेडी था, ये पीटीएनआर हटते 50 और लग जाएगा, सो 60% टैरिफ लगेगा। मैक्सिको का दरवाजा बंद, कनाडा का दरवाजा बंद। तो अब यहां पे चाइना जो है बिल्कुल बौखलाया हुआ है। इसीलिए मार्को रूबियो ने जब उनको चीट लायर थीव्स कहा, ट्रंप ने उठा के शी जिनपिंग को टाइट कर दिया फेंटेनल टिकटॉक और ट्रेड को लेके, तब भी इन्होंने अपना सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन आफ्टर शी जिनपिंग भेजा, पूरी डेलीगेशन भेजी, उन्हें कोई कवरेज किसी ने अमेरिका ने आवाज नहीं दी। इसीलिए ये टैरिफ की बात हो रही है यहाँ विज़िबी चाइना को लेके। अब सीधी सी बात है, मैक्सिको ने कहा नहीं जी हम क्रैकडाउन करेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे, फेंटेनल आने नहीं देंगे, आप हमारे संगठनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो, जो करना करो। कनाडा कह रहा विल सी हाउ टू डू इट, क्योंकि देखिए कनाडा में भी सरकार वरकार तो ऐसी चल रही है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटस ये हो गया है, और ये बिल्कुल क्लियर है ट्रंप का डायरेक्टिव, अगर ताइवान को छेड़ा तो 100% टैरिफ और लगाऊंगा, तब 160% टैरिफ बढ़ेगा चाइना पे। तो अगर इवन आप 60% पे कैलकुलेट करेंगे, जो अभी मैं समझा रहा था सर, इसका इंपैक्ट 600 बिलियन से $1 ट्रिलियन है चाइनीज इकोनॉमी पे, विच इज वेरी वेरी बिग एंड डेवास्टेटिंग, विच दे कैन नॉट हैंडल बाय एनी मींस। तो ये ट्रंप जो कर रहा है, ये टैरिफ वाली बात कर रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो आया है, सबसे पहले बोलिए भाई, ये जो स्कूल वोगिज्म, जेंडर चेंज, ये जेंडरों का दाएं बाएं जो करते हो, इनको सबको फंडिंग बंद, इन सबका दाना पानी बंद। देयर आर ओनली 2 बायोलॉजिकल जेंडर्स, मेल और फीमेल, बात खत्म। ये नहीं कि आई विल थिंक आई एम फीमेल, इनकी दुकानें वोगिज्म की दुकान बंद। ये जो इन्होंने डाइवर्सिटी के नाम पे दुकानें चलाई थी, जेंडर इक्वालिटी वगैरह, ये सब दुकानें बंद। ये सबको कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, जो बोलेगा उसको दंडित किया जाएगा। फेसबुक ने मेल बाथरूम में सर टेम्पून्स रखे थे, हटा दिए। फेसबुक ने मेल बाथरूम में टेम्पून्स रखे थे, हटा दिए। और ये गूगल ने भी कुछ ऐसा कांड किया था, वो भी बिल्कुल सुधर गया, बिल्कुल लाइन पे आ रहे हैं, बिल्कुल सेट चल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक और अधिवेशन लाया, एक तो आया कि मेल एथलीट्स अब फीमेल कॉम्पिटिशंस में हाँ, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये जो ट्रांसजेंडर्स थे, ये क्या करते थे, ये फीमेल बन के फीमेल्स के, अब ट्रांसजेंडर जानते वो हो, ओलंपिक में कितना बड़ा स्कैंडल हुआ था बड़ा स्कैंडल हुआ था। ये सब बंद कर दिया, बोला भाई ये आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि मैं फीमेल हूं, मैं फीमेल में दौड़ूंगा, ये बंद कर दिया। इसके अलावा एक बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया इन्होंने, कह रहे भाई कि ये जो अच्छा बाइडेन के जाते जाते क्या कर गया सर, देयर वर 30 पीपल ऑन डेथ सेंटेंस, 27 को पार्डन कर गया और कुछ हजार लोगों को पार्डन कर गया। इसने बोला डेथ पेनल्टी और स्ट्रिंजेंट होगी, पार्डन नहीं होगा, जिसकी डेथ पेनल्टी बनती है उसको डेथ पेनल्टी दो, वो लॉ लिया। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह में चैलेंज होंगे। फिर एक और फिर 7वां पॉइंट, ड्रिल कि ड्रिलिंग करो पूरे अमेरिका में, मिडिल ईस्ट पे ऑयल डिपेंडेंस नहीं रखनी है, कहीं पे ऑयल डिपेंडेंस नहीं रखनी। और ड्रिलिंग में बाइडेन ने अलास्का में ड्रिलिंग करने से मना कर दिया, बोला अलास्का में ड्रिलिंग करो, क्योंकि अलास्का में सर हजारों बिलियंस ऑफ बैरल ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस है, रेयर अर्थ से,
कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोलर बेयर को, ड्रिलिंग करो अलास्का में। अलास्का में ड्रिलिंग वाली बात हुई। ग्रीनलैंड तो हमने डिस्कस किया ही था, ग्रीनलैंड में ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है। अलास्का में ड्रिलिंग की बात की। उसके बाद आपको याद होगा जब जो बाइडेन था, अमेरिका में क्रूड को रिफाइन करने के लिए ये लॉन्ग आइलैंड पे रिफाइनरियां लगाने चाहते थे। बाइडेन ने कहा भाई ऐसा है, रिफाइनरी नहीं लगेगी, इससे प्रदूषण होगा। तो सोचिए क्रूड आपके पास है पर रिफाइनिंग की कैपेसिटी नहीं है, तो बोला भाई वो सब नहीं, रिफाइनरियां लगाओ। एक और झटका दिया एलॉन मस्क को। अब बाइडेन ने बोला था 2030 तक इतनी परसेंट ईवीज होगी, इतनी परसेंट नॉर्मल गाड़ियां होंगी। तो ट्रंप ने आते ही वो अधिवेशन साइन किया, करा कोई ऐसा ईवी का चक्कर नहीं है, जो गाड़ी मर्जी चलाओ। देयर इज नो कंपलसरी कि 2030 तक हमें इतनी ईवी चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं, जो मर्जी गाड़ी चलाओ, कोई ईवी की आवश्यकता नहीं। एक तो यहाँ ही एलॉन मस्क को माना जाता, बड़ा झटका लग गया ईवीज को और ईवी वाले बिजनेस को और चाइना को, क्योंकि ईवी चाइना से आती थी, टैरिफ वैरिफ तो लगा दिया था उन्होंने, तब भी चाइना से माल तो आ ही रहा था, यहाँ झटका लगा। ईवीज के बाद इन्होंने एक बड़ा फैसला और लिया, वो था एक ईवीज था, हाँ एक ये ट्रांसजेंडर वाला था, एक ये हाँ एक क्या था, एक मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक दो फैसले इन्होंने बड़े और लिए थे। हाँ एक था WHO से वॉकआउट करने का। बोला भाई ये WHO डिफॉल्ट हो गई है, और उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, उनको चिट्ठी लिखी बाकायदा, कह रहा वी आर वॉकिंग आउट ऑफ WHO, जो भी प्रोसेस है, जो भी इसका प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है वो हम पूरा कर रहे हैं, वी आर नॉट एंटरिंग। हमें WHO पे कोई भरोसा नहीं। वैसे भी मैं इसको WHO को वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ, नॉट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भाई वुहान, अब देखिए हुआ क्या, जैसे ट्रंप ने कहा मैं बाहर जा रहा हूं, तो सर चाइना फटाफट आ गया, कह रहा कोई बात नहीं, जो अमेरिका जितने पैसे देता था हम देंगे। मैं वहां भी तो अब मैं का नामकरण भी बदल दो, बीजिंग में हेड ऑफिस कर दो, वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर दो, वुहान में ऑफिस बना दो, अच्छा रहेगा, नाम के साथ जल करेगा। फिर एक और स्टेप था कि हम पेरिस अकॉर्ड से बाहर जा रहे हैं। ये पेरिस अकॉर्ड में भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, पेरिस अकॉर्ड से हम बाहर जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पिछली बार भी गया था वो। हाँ कह रहा हम ये नहीं मानेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे भारतीय मूल के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, ये जो बाई बर्थ सिटीजनशिप है, भारत के किसी के लिए भी जो बाई बर्थ सिटीजनशिप है, ये अब से एप्लीकेबल नहीं होगी। जो पहले हो गया वो हो गया, दैट इज डन, रेट्रोस्पेक्टिवली है। अगर आप कोई बच्चा वहां पैदा होगा, माँ बाप ग्रीन कार्ड पे है, माँ खासकर सिटीजन नहीं है, तो वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन नहीं माना जाएगा, वो 18 साल तक अमेरिका में रह सकता। अगर तब भी पेरेंट्स का स्टेटस अब भी ग्रीन कार्ड पे है, तो आपको भारत या जो भी आपकी कंट्री होगी वहां वापस जाना पड़ेगा। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो इस पे he will face defeat in this। इस ये पे पक्की 20 बात है, ट्रंप ने ये जो किया है ये बिना सब सोचे समझे किया है। ये कैसे कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट है उनका, साफ-साफ लिखा हुआ है। ये एनीवन आप बोर्न इन यूएस और नेचुरलाइज्ड शैल बी अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे यार? ये इसमें संजय सर दो पॉइंट है। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें वो कहता है कि भाई इसमें ये नहीं लिखा कि जो आप इलीगल थे या लीगल इलेगिलिटी को ये बताता नहीं, और ये सिटीजन इन वेटिंग को कवर नहीं करता। तो एक तो उसका ये पॉइंट है। दूसरी बात, इस पे तो वो 20 पॉइंट तो लॉ ठीक है साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में जो साफ-साफ लिखा हुआ है उसको आप नुआंस कैसे कर लोगे? थ्रू लॉ। अब अच्छा अगर अब का करना भी है तो यू कैन डू इट थ्रू लॉ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैसे कर लोगे? वो ये तो देखिए, दिस इज बाउंड टू बी स्ट्रक डाउन। इसमें तो 1 सेकंड का कोई शक और शुबा ही नहीं है कि दिस इज अब बाउंड टू बी देखिए स्ट्रक डाउन। देखिए व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस। देखिए अब क्या है, अब यहाँ यूएस में देखेंगे 20 लॉ सूट्स तो इस पे तुरंत आ गए फटाफट, एक दो 22 तीन घंटे में हो गए 22 तो 20-22 आ लॉ। गए डेमोक्रेट्स की तरफ से, हाँ, और उसके अलावा और आ गए, और जो जुरिस्डिक्शंस है, एक जुरिस्डिक्शन बॉस्टन है और दूसरा सिएटल है। दोनों जगह ट्रंप हारेगा। अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम आपकी ये है कि दोनों अगर आप डेमोक्रेट जुरिस्डिक्शन है। अब इसमें सर मेरे हिसाब से एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आएगी। देखिए यहाँ जो कोर्ट भी है उसमें भी यहाँ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वाला सिस्टम है कि डेमोक्रेट्स वाला जज है, रिपब्लिकन जज है, इनके जजेस के भी खेमे बटे हैं। अब ये माना जाता है कि जहां जहां डेमोक्रेट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उन कोर्ट्स में, उन कंजर्वेटिव सिस्टम्स में ये चीज पास हो जाएगी, जहां रिपब्लिकन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा, जहां डेमोक्रेट्स की नहीं वहां ही नहीं, गिर। फेडरल अब कोर्ट में लगाया है सर, फेडरल कोर्ट में लगाया है। अब वहां डिपेंड कर, वो उनके स्टेट कोर्ट में नहीं लगा है। ये नहीं दोनों अब चीजें फेडरल कोर्ट में चैलेंज हुई हैं। बिल्कुल हुई है। अब सर डिपेंड करता है ना कि जजेस का एफिलिएशन कहाँ की तरफ है, क्योंकि वहां तो जजों दोनों के भी डेमोक्रेट एरियाज है, वहाँ दोनों जगह डेमोक्रेट जजेस।
अब वो थोड़ा यहाँ एक विषय, क्योंकि इन सब अच्छा, चीजों दूसरी को बात ये भी है कि साहब देखो, ट्रम्प को रिलीफ नहीं दी रिपब्लिकन जजेस ने। ऐसा ये भी नहीं है कि साहब के रिपब्लिकन जजेस जो हैं वो बिल्कुल अंधे होके कुछ भी कर देंगे। हाँ, दे वो आर तो है अपॉइंटेड फॉर लाइफ। उनके साथ ये है कि दे आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ, तो उनको कोई परवाह ज्यादा होती नहीं है। कि कौन आएगा कौन जाएगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप। हम्म। देखिए, ये थोड़ा ये दर्शकों को समझाना जरूरी है हमारे, क्योंकि वहां जजेस इंडिपेंडेंट इन अ वे नहीं, उनके भी खेमे बटे हैं। ये डेमोक्रेटिक जज है, डेमोक्रेट्स वाला है, रिपब्लिकन वाला है। तो इस सब को भी हमें ना पर्सपेक्टिव में लेके देखना पड़ेगा, ये कहाँ जाएगा, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये सारे 8-10 चीजें जो थी ट्रंप ने आते ही, ये 8-10 चीजों का नहीं, जो मैं है आपको ये और बताऊं, इसके ऊपर आ गया है, इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के कई डिसीशंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं। उनको कैसे ओवरटर्न ऐसे कर देंगे भाई? वो बिल्कुल क्लियर कट और लिखा हुआ है, मतलब इतना भी उसमें गुंजाइश नहीं है साहब। और इसमें जो इम्पैक्ट और होते हैं इतनी इतनी बेईमानी इनका सुप्रीम कोर्ट करता नहीं है। माफ करें, हमारे यहाँ तो है स्कोप उसका, बेईमानी का। पहले हमने देखा है कई बार कई लोगों को करते हुए। लेकिन वो तो आप ये देखें कि ये जब आपके वेड को ओवरटर्न किया था, तो भी टोटल ओवरटर्न नहीं किया था। या ट्रंप को जो रिलीफ देनी थी तो नहीं दी थी रिलीफ। ट्रंप को रिलीफ आपके जो पूरा जो इलेक्टोरल जो इन्होंने किया था, जो इलेक्टोरल फ्रॉड इन्होंने क्लेम किया था, ट्रंप को रिलीफ नहीं मिली उसमें। और बड़े वो आप सही कह रहे हैं। देखिए, इट इज समथिंग टू बी सीन कि कैसे जाएगा। इट लुक्स अपहिल टास्क टू मी आल्सो। ये अपहिल टास्क लग रहा है, ये इतना आसान नहीं होगा। और जो लास्ट इन्होंने मेजर काम किया था, जो भी कैपिटल हिल पे जो भी वायलेंस हुई थी, उन सबको इन्होंने पार्डन कर दिया। अच्छा, पहले ये वैंस कहते थे कि जिन्होंने भाई वायलेंस की उन लोगों को पार्डन नहीं किया जाएगा, जिन्होंने नॉन वायलेंट मतलब जो जिन्होंने वायलेंस की उनको पार्डन किया जाएगा। पर ट्रंप ने आगे सबको पार्डन कर दिया, मतलब वायलेंस की हो नहीं वायलेंस की हो, सबको भाई मैंने माफी दे दी। तो यहाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी जरूर आई है। और अभी भी हम पढ़ रहे थे इलॉन मस्क और इसमें भी थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस हैं आने लगे हैं, क्योंकि चाइना को लेके एलॉन के बड़े इंटरेस्ट है जी। उसका बहुत बड़ा प्लांट है वहां पे, उस पर प्लांट से काफी पैसा बनाता है वो, प्रॉफिटेबल प्लांट है उसके लिए। और ये जो चाइना का स्टेटस हो रहा है उसको लेके बड़ी दिक्कतें तो हो रही है। और बाकी जो टिकटॉक वाला है मसला है, अब टिकटॉक में तो इसने बोल दिया 75 दिन मैं दे रहा हूं भाई, कि तुम्हें अपनी 50% इक्विटी किसी अमेरिकन कंपनी को डाइल्यूट करनी पड़ेगी, जिसमें ये माना जाता है इलॉन मस्क की भी बिड आई है $100 बिलियन की। वहां टिकटॉक वाले कह रहे जी हम अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना में लोग कह रहे कि अगर ऐसा ही तो फिर टेस्ला की भी आधी इक्विटी चाइनीज कंपनी को दे दो। फिर जितने भी अमेरिकन इंटरेस्ट है, गूगल है, कोई भी जो भी है अमेरिका में, ऑरेकल है, तो सबकी इक्विटी तुम दे दो चाइनीज कंपनियों को। हम क्यों दे अपनी कंपनी की इक्विटी? पर आज ट्रंप का स्टेटमेंट आया, हाँ ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब तक नहीं बोले थे ओपनली, आज उन्होंने बोल दिया हाँ ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और ये आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए 75 दिन में कुछ बात बनती है नहीं बनती है। और सबसे बड़ा मसला जो है अभी इनका चाइना के साथ, बिसाइड्स ट्रेड एंड एवरीथिंग, इज फेंटेनिल। सर फेंटेनिल से 80,000 डेथ्स डॉक्यूमेंटेड है सर, 80,000 अक्रॉस एज ग्रुप्स। ये कोई मतलब बच्चों में ही नहीं, इवन एज्ड में भी है। और ये मैंने सुना है कि 18 महीने में श्योर शॉट आदमी मरता है, श्योर शॉट। ऐसे गर्दन लटकती है एंड बाय द टाइम दे रीच द एंड दे बिकम लाइक zombies। एंड फेंटेनिल इज अ वन वे टिकट, इट कैन नॉट बी पुल्ड बैक। और इसको लेके सबसे बड़ा गतिरोध है चाइना के साथ, क्योंकि सारा फेंटेनिल चाइना से आता है, क्रिस्टल मैथ भी वहीं से आता है, बट फेंटेनिल सारा चाइना से आता है। और चाइना इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। और ये जो ज़ॉम्बी ड्रग है जो अमेरिका में बड़ा प्रचलित है, फ्लोरिडा वगैरह में, उसको लेके भी चीजें हो रही है। बाकी ट्रंप ने तो कहा है भाई डीप स्टेट को डिसमेंटल करना है, और बाकी डीप स्टेट डिसमेंटल होगा तो हमारे यहाँ सोरोस लोगों भाई को। का क्या हाल है? सोरोस तो सर अब उसको देखिए, बुढ़ापे से पहले उसको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड तो देंगे जो बाइडेन। उसके बेटे के हाथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट, पापा को दे देना ये तमगा यहाँ लगाने के लिए, तुम्हें जिंदगी मेडल भर ऑफ हमारा फ्रीडम। मेडल ऑफ फ्रीडम, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहेंगे ना। सोरोस तो ऐसा जीव है ना सर जिसको इसराइल में आने की एंट्री नहीं, इज ओनली जीव हु कैन नॉट एंटर इसराइल। क्योंकि अगर आप खून की दलाली या मौत का सौदागर कहेंगे तो वही था। वो तो जीवों की इंफॉर्मेशन जर्मन्स को भेजता था, कहता वहां 4 है वहां 5 है, लाओ मेरा कमीशन। वो ऐसा आदमी था। वो तो कह रहा मैं तो काम ही ये करता हूँ। उसका बेटा कहता मैं भी यही काम करता हूँ। तो सोरोस तो अब वो देखिए, सोरोस का, यूनिस का,
पाकिस्तान का और ये पन्नू का, इन सब की अब जो यूटिलिटी थी सिस्टम में वो खत्म हो गई। अगर अब पन्नू के साथ कल को कोई दुर्घटना हो जाए सर, मतलब दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, बाथरूम में गिर के कुछ हो जाए, बाथ टब में डूब जाए, आपने देखा ना कई लोग बाथ टब में भी डूब जाते हैं, 6 फुट हाइट होती है पर 4 फुट के बाथ टब में डूब जाते हैं मर के। अगर पन्नू के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो आप समझिएगा कि कब क्या हुआ, क्योंकि इन लोगों की यूटिलिटी अब अमेरिका में नहीं है। अमेरिका को, और ट्रंप का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहे सबसे पहले मैं फरवरी में जाऊंगा साहब रशिया, उसके बाद संभवतः भारत आएंगे, उसके बाद चाइना जाएंगे। 3 ही विजिट उन्होंने लगभग लगभग बोल दी कि मैं करूंगा, पहले रशिया, फिर भारत, फिर चाइना। अब यहाँ आएंगे, मोदी जी से मिलेंगे, बोलेंगे साहब ये चीज पे क्या क्या आप ला सकते हो, क्या क्या व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द टेबल, उसके अकॉर्डिंगली मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मानेगा ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। अब मुझे लगता है सर भारत के पास बहुत सर्निंग अपॉर्चुनिटी। और आपने एक चीज परसों देखी होगी, परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया अमेरिका से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, परसों की बात है। डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछा, क्योंकि ट्रंप ने एक बोला भाई अगर तुम ब्रिक्स करेंसी लाओगे या एक ऑल्टरनेट करेंसी लाके डॉलर को डोमिनेट खत्म करोगे तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, अमेरिका का मार्केट बंद कर दूंगा। जब डॉक्टर जयशंकर साहब से यही प्रश्न पूछा गया, उन्होंने बहुत क्लियरली मना कर दिया, कह रहा ब्रिक्स करेंसी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम किसी ऑल्टरनेट करेंसी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनकी डिडॉलराइजेशन में जो इस एप्पल कार्ड को चेंज करेगी, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मानता हूं 2 स्टेटमेंट बड़े प्रबल आए मोदी सरकार के। एक तो जब इजराइल वाली बात हुई 7 अक्टूबर 2023, मोदी जी पहले नेता थे जो 2:30 बजे दिन के उन्होंने बिल्कुल क्लियर इजराइल को सपोर्ट किया और हमास को आतंकवादी घोषित किया, बिल्कुल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद दुनिया के सारे नेता आते गए लाइन में। और अभी डॉक्टर जयशंकर साहब का ये स्टेटमेंट, डिडॉलराइजेशन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रिक्स की करेंसी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे दुनिया चल रही है हम चल रहे हैं। तो ये इन दोनों चीजों को मैं एक बड़ा व्हाट डू कॉल, एक बड़ा पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट मानता हूं। ये 2 स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत यूजुअली इतना क्लियरली बात करता नहीं। मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर साहब पहले गए थे, क्रिसमस के आसपास भी गए थे अमेरिका, फिर अभी गए, और इनका जो इनके नए एनएसए हैं पहले उनसे भी मिले थे, अब की बार फॉर्मल मीटिंग हुई है, तो कुछ ना कुछ चला है। और एनएसए से मीटिंग हुई, चाइना, ईरान वीरान ये सब, इसराइल, ये सब डिस्कस तो हुआ होगा कि भाई आप क्या ला सकते हो, हमारे जो पाकिस्तान को लेके कुछ आशंका है उनको उन पे बात हुई होगी, ये सब चीजें बात हुई होगी। पर ये 2 बड़े बोल्ड स्टेटमेंट आए मोदी सरकार द्वारा। और कहीं ना कहीं संजय सर, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूं कि अगर आप इन दोनों को देखें तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बात कहीं ना कहीं इतनी सस्टेनेबल नहीं रहेगी लॉन्ग रन में, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, एंड वी हैव टू अलाइन वेयर आवर बेस्ट इंटरेस्ट इज। हम सबके मित्र बन के कोई फायदा नहीं। अब ईरान को हम पाल के क्या करेंगे, 2 बिलियन का ट्रेड उनके साथ, मतलब इफ यू हैव टू डंप ईरान, डंप देम, क्योंकि ट्रंप ये बहुत जरूर कंडीशन लगाएगा। उसे लास्ट टाइम चाइना से भी लगाई थी, बोला अगर तुमने 1 बैरल तेल भी ईरान से खरीदा तो हेल विल ब्रेक लूज। वो हम पे भी ये कंडीशन लगा। और रशिया के तेल का क्या होगा? रशिया कुछ नहीं सर, रशिया चलाते हो, कोई टेंशन नहीं। अगर आपकी करेंसी कल को इंटरनेशनल बनती है, ट्रंप को उससे भी आपत्ति नहीं। बट हाँ, अगर आप एक ग्रुप बनाते हो, समूह बनाते हो कि मेरी करेंसी बर्बाद करके ये ग्रुप अपनी करेंसी चलाएगा, वहां आपत्ति है। अभी देखिए जापान का येन करीब 5% रिजर्व्स है उसके दुनिया भर में, तो ट्रंप उसको लेके थोड़ी कर रहे हैं। हमारे भी कंट्री 30-32 कंट्रियों में हमारी करेंसी चल रही है, 50 में चलेगी तो आईएमएफ के किटी में आ जाएगी, इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी, उसको लेके कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर आप एक फॉर्मेशन बनाते हो कि हमें डॉलर को खत्म करना है, डॉलर को बर्बाद करना है, अमेरिका को बर्बाद करना है, ये सारे प्रतिबंध उस परिप्रेक्ष्य में नॉर्मल बिजनेस के नहीं। और रशिया के तेल को तो लेके वो कुछ बोला ही नहीं, कहना ठीक है भाई लेना ले लो। देखिए वो आपके राष्ट्रहित की बात है, यू आर नॉट कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका। आप अपने राष्ट्रहित में रशिया से ले लो, कुछ कर लो, बट यू आर नॉट कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा, अभी आप देखेंगे सऊदियों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 300-350 बिलियन है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर पहले दिन पहले फोन पे सर एमबीएस 600 बिलियन टेबल पे रख रहा है, खुद सोचिए 600 बिलियन तो टेबल पे रख दिया ना उससे, कम से कम कह रहा आई कैन डू मोर, ये तो दूंगा ही दूंगा 600 बिलियन। तो अमेरिका ने तो 600 बिलियन निकाल लिए। वो तो नेटो कंट्रीज को भी कह रहा भाई 5% जीडीपी का देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन चाहिए तो। ये नहीं कि अमेरिका सारे पैसे लगाएगा और तुम ऐश करोगे, प्रोटेक्शन चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे भाई, बिना उसके नहीं होगा। और ये देखिए ना, ये एक टाइम होता था ये लोग जजिया लेते थे, अब टाइम ऐसा हो गया ये लोग जजिया देने लगे, 600 बिलियन देने लगे ना। पहले फोन पे 600 बिलियन सर, सीधी सी बात है। और क्या है, कह रहे हमारे हमसाया मुल्क को जो है वो 1 बिलियन नहीं देते।
नहीं सर, देखिए ये हमारा हमसाया मुल्क जो है ना, ये बॉटमलेस वेल है। ये पिछले 72 साल से मांग रहे हैं सर, तो लगभग 75 साल से मांग रहे हैं। देने वाले के हाथों की हड्डियां टूट गई देते देते, हाथों में फ्रैक्चर बढ़ गया देते देते, इनका पेट नहीं भरा सर। 3.5% बर्थ रेट है, बच्चे ऐसे रफ्तार से पैदा कर रहे हैं, 20 साल में आबादी डबल है। कहां से लाएगा, कौन खिलाएगा इनको? और खिला के भी क्या करोगे? अब देखो, सऊदियों ने इनका इतना अच्छा काम किया, सब कुछ मदद की। हमारे इमरान खान मियां ने, जिसको रॉ का नंबर 1 एजेंट कुछ कहते हैं, इसने एमबीएस से जहाज मांगा। जहाज मांग के एमबीएस के जहाज में, एमबीएस की कुर्सी पे बैठ के उसी को गाली दे रहा उसके जहाज में। अबे अल्लू के अंडे, ये जहाज बग होता है। तो उसने जब बहुत कहता चल उधर मेरे जहाज से नीचे जा, अगली बार पैसेंजर जहाज में बैठ के आइयो। मतलब एहसान फरामोश भी है ना, ये कमीने भी है, एहसान फरामोश भी है। जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। अब आप एक बार बताइए, इनके मौलवी जब तक वो डायरेक्ट ज़कात भेजता था, कहते थे गाजी गजनी इस्लाम का सिपाही। जब ज़कात भेजनी बंद कर दी, यहूदियों का दलाल नहीं कहा उसको, बोला ये यहूदियों का दलाल है एमबीएस। वही मौलाना जो पहले नोट लेने पे कहते थे गाजी गजनी, और जब पैसा आना बंद हो गया बोला यहूदियों का दलाल। तो और आज ट्रंप ने बात तो की एमबीएस से, कह रहा भाई जो इब्राहिमिक अकॉर्ड है उसको रिस्टार्ट करना, भाई ऐसे बात नहीं चलेगी, इसराइल से ये हॉस्टिलिटीज नहीं चलेंगी। इसराइल से आपको फिर मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हैं और चीजें ऐसी चलेंगी। और देखिए, इसराइल और गाजा का सीजफायर भी हो ही गया। अब कब तक चलेगा वो अलग बात है, सीजफायर आने से पहले हो गया। लेकिन और एक आज तो बात मुझे समझ में नहीं आई कि आज मैं देख रहा था कि साहब तो धमकी दे दी रशिया रशिया को। को ना, हाँ हाँ, वो अच्छा। अब रशिया, आपको पता है रशिया को धमकी तो आप दे ही नहीं सकते, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए। उन्होंने, रशिया ने बड़ा अच्छा बोला। हुआ क्या सर कि पहले जो जेलेंस्की है, इसको मुझे लगता बोल दिया बेटा 10-15 दिन में तेरी सप्लाई हो जाएगी बंद। जेलेंस्की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाता है, तो यूरोप 5% लगाओ। हम अपने आप को यूरोप में गिनने लगा भाई, वो कह रहा मैं यूरोप का पार्ट हूं, हम यूरोप को हम। मैंने कहा तू यूरोप में कब से आ गया भाई, तू तो सीआईएस में है। ट्रंप ने कहा, कह रहा भाई ये जो रशिया वाला जो मसला है, यूरोप का बड़ा मसला है ये। कह रहा क्यों? कह रहा हमारे बीच तो फिर भी समुंदर है ना, तो तुम्हारे बीच तो कुछ भी नहीं है। जैसे ओरिशनिक की बात करें, कहीं 3 मिनट, कहीं 16 मिनट, कहीं 17 मिनट में वो पहुंच जाएगा। कह रहा हमारे बीच तो, तुम्हारे बीच तो कुछ नहीं, यू शुड बी मोर कंसर्न। तुम उस वॉर में पैसे भी नहीं लगा रहे हो, तुम उस वॉर को फाइनेंस भी नहीं कर रहे हो, उसको फाइनेंस भी हम करें, भाई मैं क्यों करूं? पहली बात ये। जेलेंस्की को लगा दुकान हो रही है बात। अब उसने बोला भाई अगर रशिया इस लड़ाई को नहीं रोकेगा तो मैं उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाऊंगा। तो मतलब रशिया का रिस्पॉन्स आया, कहता है ये कोई नई बात नहीं, ये तो आप बात कर रहे हो। रशिया वांट्स टू हैव अ वेरी थॉटफुल एंड यूजफुल नेगोशिएशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने बोल दिया कि हमारी लड़ाई को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं, बताओ कब बात करनी है, बात करेंगे। हाँ, अगर अब रशिया अड़ गया भाई मैं लड़ाई नहीं रोकूंगा, तब उस सूरत में मैं नए प्रतिबंध लगा दूंगा। बट उसी सांस में ट्रंप ये भी कहते हैं कि उसने पूछा गया कि क्या आप यूक्रेन को हथियार देंगे, तो कहते हैं नहीं जी, मैं क्या आप यूक्रेन देने बंद करेंगे? कह रहा हाँ ये संभावना है। तो रशिया ने कहा तो यूजुअल बात है, हम तो एक मीनिंगफुल और एक यूजफुल डायलॉग चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इस जंग को रोकने के लिए। सर देखिए सीधी सी बात है, अगर आप अभी देखेंगे ना रशिया यूक्रेन की कहानी, 22 से 25% क्षेत्र रशिया के पास है, ठीक है सर, यूक्रेन का कब्जा है उनका, मतलब कब्जा बोलेंगे हम उसको, बाकी इनके पास है। अब भी यूक्रेन के खेतों में सिपाहियों की डेड बॉडीज पड़ी, कोई उठा नहीं रहा। पुतिन के पास आदमी बहुत आ गए नॉर्थ कोरिया से, पुतिन को कोई टेंशन नहीं, असला उसके पास हमेशा था, आदमियों की कमी थी, किम ने धड़ल्ले से आदमी भेज दिया हजारों। अब रशिया का भारी हाथ है, रशिया को भी पता, पुतिन को भी पता, जेलेंस्की को भी पता, सबको पता। अब मसला कहां? मसला सिर्फ इतना सा है, रशिया कहता है, मैक्रोन की आप बात करें, ओलाफ की बात करें, जैक सुल्लिवन ने जाते जाते क्या कहा, इन सब ने कहा यार देखो लैंड पे तो कोई बात होगी नहीं, मतलब जो लैंड अब जितनी रशिया के पास है उतनी रहेगी, बाकी तुम्हारी हो जाएगी। अब पीछे जेलेंस्की कह रहा था नहीं जी नेटो की सिक्योरिटी उस पर भी बात नहीं हुई, कह रहा नेटो की सिक्योरिटी कुछ नहीं, क्योंकि ट्रंप तो 3 बार धमकी दे चुका मैं नेटो से भी निकल रहा हूं। अब मसला क्या सर, जो यूक्रेन है उसमें बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल, रेयर अर्थ, मिनरल वाले दबा के, कहते हैं कुछ लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है यूक्रेन के नीचे जो है। अब जो क्षेत्र रशिया के पास है, अगर उसमें प्रोपोर्शनली डिवाइडेड है, मान लीजिए ये यूक्रेन है, इतना रशिया के पास है, यहाँ 25% या 75% है, तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अगर यहाँ 80% है, यहाँ 20% है, तो रशिया से फिर नेगोशिएशन होगा, भाई कुछ जगह छोड़ो। अल्टीमेटली लड़ाई तो नेचुरल रिसोर्सेज की है। क्या ये कहना गलत होगा, 3 बार जेलेंस्की अमेरिकन कंपनियों को माइनिंग राइट्स देते देते रुका, क्यों रुका?
क्योंकि उसे पता था जो बाइडेन के बंदों को दूंगा, कल को ट्रंप आएगा, बोलेगा मेरे बंदों को क्या किया, ये तो उसके बंदे थे भाई। ये अमेरिकन कंपनियां तो लाइन लगा के खड़ी है, बोला लड़ाई रोको, हमें माइनिंग चाहिए, हमें पेट्रोल निकालना है, हमें रेयर अर्थ निकालने हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अगर 25 यहाँ 75 यहाँ है, फिर जो जमीन रशिया के पास है वो रहेगी, माइनिंग राइट्स मिलेंगे यूक्रेन के अमेरिकन कंपनियों को, फिर बोलेंगे हम यूक्रेन को बनाएंगे, और लिटरली अब जो यूक्रेन है अमेरिका की, आप मान लीजिए एक टेरिटरी सी बन के रह जाएगा। यूक्रेन में जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ है वो अमेरिकन कंपनीज निकालेंगे, लड़ाई का खर्चा पानी निकल जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। पुतिन को 25% मिल गया अपनी जमीन, पुतिन बोलेगा जी मैं पहला रशियन लीडर हूं जिसने फॉर्मल यूएसएसआर में की तरह के एक्सपेंशन किया, क्योंकि यूएसएसआर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, पहली बार मैंने बढ़ाया। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं पिछले 65 साल से इजराइल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मैं एक ऐसा लीडर हूं जिसने इजराइल की बाउंड्रियों को बढ़ाने का काम किया। पुतिन भी ये कहेंगे मैंने इजराइल की बाउंड्री, मैंने रशिया की बाउंड्रियों को बढ़ाया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई मेरे टेन्योर में। और सर अगर मान लीजिए 10 ट्रिलियन डॉलर की भी वेल्थ है, अगर 2-2.5 ट्रिलियन आ जाता है रशिया के पास तो क्या बुरा है, अच्छी बात है। तो जेलेंस्की अपना खा पी तो का है, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन उसे 100 बिलियन दे गई है कैश में, 40 बिलियन कैश, 60 बिलियन की सिक्योरिटीज, और बाकी जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर का वेपन दे गया वो अलग दे गया। तो जेलेंस्की तो खुद मिल गया 10, 20, 30, 50 बिलियन उसने बना लिए होंगे अपने, इससे ज्यादा क्या चाहिए, निकल ले अपना, और क्या चाहिए। तो और क्या, जाए और किसी आइलैंड आइलैंड ले वाइलैंड कोई खरीद के बैठे आराम से। आइलैंड लिए सर, उसने आइलैंड लिए है फ्रांस में, स्पेन में वाइन एस्टेट्स लिए है। बीबी के लिए वो बुगाटी की सबसे महंगी गाड़ी खरीदी है दुनिया की उसने, अरबों से महंगी गाड़ी है जेलेंस्की खरीद रहा जबकि उसका देश लड़ रहा, बीबी के लिए बुगाटी खरीदी सर। फ्रांस में एस्टेट, अपने स्पेन में एस्टेट, मजे कर रहा हूँ। 10, 20, 30 बिलियन तो बना लिया उसने, उसने तो उससे ज्यादा भी बनाया हो। तो ठीक है, अब क्या हो तो गया तेरा, निकल ले भाई, अब क्या करना तूने। अब बाकी जो हिस्सा है वो कुछ रशियन खाएंगे, कुछ अमेरिकन खाएंगे, और तुम्हारे लोग उनकी नौकरी करेंगे। कहानी ये होगी सर, अल्टीमेटली हाथ पैसे पे घूमती है ना। चलिए लास्ट में वाइंड अप करते हैं, जी थोड़ा चाचा जी की बात कर ले, अपने यूनुस चाचा की। यूनिस चाचा, ऐसा होता है सर जब हम शेविंग मशीन यूज करते हैं ना रोज, एक दिन ऐसा तो वो मशीन पुरानी हो जाती है, वो रेजर बेकार हो जाता है, दिखती तो वो बिल्कुल यूजफुल है पर उसमें अब धार कुछ नहीं बचती रहती, वो कबाड़ा हो गई थी। अब हमें ये देखना है कि किस दिन हम अपने ग्लास टम्बलर से उसको उठा के डस्टबिन में फेंकेंगे, कभी आलस आता, कभी मन से भूल जाता। तो यूनिस चाचा बिल्कुल वैसे ही है, अब उनको कब डस्टबिन में फेंका जाएगा, क्योंकि अगर डीप स्टेट के पौधों को डिसमेंटल करना है तो ये जो यूनिस है इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, और भारत से मित्रता करनी है, यूनिस नहीं चलेगा, और भारत का साक्षी हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में रोकना पड़ेगा। और ये यूनिस वूनिस, ये जो क्लिंटन से जपिया पा रहा था, ये जो बाइडेन से चिपक रहा था, सर इनकी सजा तो मिलेगी ना। और ये जो हिजबुल तहरीर के लोंडे को, उस आतंकवादी को इसने बताया भाई इसने ये सारा कांड कराया, इसने सारी चीजें कराई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर ट्रंप की लिस्ट लंबी है, यूनिस का नंबर बाद में आएगा, अभी बहुत बड़े बड़े, अभी तो देखिए केयर स्टार्मर और मैक्रॉन का नंबर नहीं आया, ओलाफ का नंबर नहीं आया अभी। तो ये यूनिस कहाँ, ये तो कंगलिस्तान का टेम्परेरी बादशाह है, इस कंगलिस्तान के टेम्परेरी बादशाह का नंबर 2-3 महीने बाद आएगा। पर इसके पर कट गए सर, जो खाद पानी आता था अमेरिका से, जो आता था और जो उसको लगता था मुझे अमेरिका का संरक्षण मिला है, वो सब कहानी खत्म। अब सेंट मार्टिन आइलैंड भी अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, वो भी एक विषय है। हो सकता है कि कुछ ऐसी अनुकंपा हो, हम ही उसको देख ले, हमारे पास ही, हमारे ही वैसे भी वो तो अराकान रखाइन स्टेट का है। हाँ, तो मतलब, और दूसरी बात, अराकान वाले भी तो आगे बढ़ ही रहे हैं ना। देखिए पाकिस्तान का असला बारूद कुछ काम नहीं आना, जो कुछ कर सकते थे 20 जनवरी तक कर सकते थे, 20 जनवरी के बाद इनमें अब ग्रहों का परिवर्तन हो गया इनकी कुंडली में। अब तो वैसे भी 84 साल सर, सनातन धर्म में ऐसी एज मानी जाती है, अब पूरा जीवन काल जी चुके हो, ये 84 से तो ऊपर है यूनिस। तो अब तो इसको जाके कहीं पहाड़ में संन्यास लेना चाहिए, राजनीति छोड़ दो, और इसका जो मुखौटा था ये सेक्युलरिस्ट होने का, पढ़ा लिखा होने का, ये सब मुखौटे उतर गए, ही इज फुली एक्सपोज्ड। इसकी अब इस पॉलिटिक्स में यूज नहीं, जहां चाइना को कोई नहीं पूछ रहा यार, जहां शी जिनपिंग के बंदों को, सबसे पावरफुल डेलीगेशन को चवन्नी का मीडिया कवरेज अमेरिकन मीडिया नहीं दे रहा, यूनिस को कौन पूछेगा, ही इज नोबडी, इज नथिंग नाउ, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब नॉइज भी नहीं है वो। अब आप ही कह रहे थे सर, बिल्लो खड़ी थी लाइन में टिकट ले रही थी, बिल्लो रानी तो लाइन में खड़ी टिकट ले रही थी, अब यूनिस कहाँ,
यूनिस की तो मतलब बस पता नहीं। हाँ, भाई वो आईएसआई वाला गया था ना वहाँ पे साहब, वो इंटेल शेयरिंग नेटवर्क करा बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखते हैं अब कितने दिन और चलता है। चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं हाँ, और सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हुए और सुमित जी को धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज नेताजी सुभाष की जयंती है तो सुभाष बाबू की जय। जय। सर मैं एक लास्ट सेंटेंस बोलूंगा जाते जाते। ये आईएसआई और इसको बांग्लादेश इंटेलिजेंस को देख के ऐसा लगता है दो भिखारी एक दूसरे को लोन दे रहे हो। तो देखिए वो संवाद कैसा होगा, वैसा ही लग रहा था। और मैं आपको और सभी दर्शकों को साधुवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।